Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. And today I'm going to describe some common techniques of explainable AI and some case studies from cybersecurity as well. So let's dive in. First of all, हम कुछ मॉडल्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमारे पास कॉमनली आप सब ने पढ़े हुए होंगे। चार तरह के डिफरेंट मॉडल्स हमारे पास मशीन लर्निंग के अंदर होते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है वो क्लासिफिकेशन मॉडल होता है जिसके अंदर हम जो हमारे पास सैंपल्स होते हैं उनको हम डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर रहे होते हैं और जो मॉडल की आउटपुट होती है वो किसी ना किसी लेबल और क्लास के लेबल से आती है। इसके अलावा हमारे पास क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स होते हैं जो कि इस डेटा को किसी पर्टिकुलर ग्रुप को असाइन कर रहे होते हैं उसकी बिहेवियर्स की बेसिस के ऊपर, सिमिलैरिटी की बेसिस के ऊपर। फिर हमारे पास फोरकास्ट मॉडल्स होते हैं जो कि बेसिकली पास्ट डाटा से न्यू डाटा को जो है वो प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। मतलब पास्ट जो उसके जो है वो एक्सपीरियंस है उससे उनकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद जो वो बेसिकली जो नए सैंपल्स हैं उनको प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं उनकी वैल्यूज को। और फिर हमारे पास आउटलायर मॉडल्स होते हैं जो कि बेसिकली ये चीज़ कर रहे होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अनॉमलीज भी कहते हैं, जिसमें हम लोग मॉडल को जो ट्रेन करते हैं वो एक टाइप के डाटा पे करते हैं। जिस तरह से एक नॉर्मल डाटा सेट है उस पे हमने इसको ट्रेन कर दिया है और फिर हम मॉडल को ये जो है वो इस तरह से ट्रेन करते हैं कि वो इसमें से जो एनॉमलीज हैं या फिर जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो उसको डिटेक्ट करे। तो ये चार तरह के मॉडल्स हमारे पास हैं। अब बात आ जाती है एक्सप्लेनेबिलिटी की। तो सबसे पहले पहले उसके लिए हमें वाइट बॉक्स और जो है वो ब्लैक बॉक्स का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स बेशक मॉडल कोई भी हो, चारों टाइप्स जो पीछे हमने पढ़ी हैं उनमें से कोई भी मॉडल हो, उसमें दो तरह के टाइप्स के मॉडल आते हैं, एक वाइट बॉक्स होता है और एक ब्लैक बॉक्स होता है। मोस्टली जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास ब्लैक बॉक्सेस, और जो बहुत सिंपल एल्गोरिथम्स होते हैं वो हमारे पास वाइट बॉक्सेस होते हैं। तो जो हमारे पास वाइट बॉक्सेस होते हैं वो बेसिकली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, और जो ब्लैक बॉक्सेस होते हैं उसमें हमें कुछ पता नहीं होता कि मॉडल की जो प्रिडिक्शन है वो मतलब किस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से गुजर के प्रिडिक्शन कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो जिस तरह से आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने हमें ब्लैक बॉक्स के अंदर सिर्फ के सिर्फ एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हमारे पास हम इनपुट देते हैं और हमें कोई आउटपुट आ जाती है। हमें नहीं पता कि वो जो आउटपुट है वो किस तरह से कैलकुलेट हुई है। और ये जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है ये मोस्टली जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि वो हमें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देते कि उन्होंने ये जो प्रिडिक्ट की है चीज़ वो किस तरह से की है, किस बेसिस पे की है। और ऑन द अदर हैंड, अच्छा, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जिस तरह से हम लोग ने रैंडम फॉरेस्ट पढ़ा है, एक्सजी बूस्ट बूस्ट पढ़ा है। इन सब के अंदर जो मोस्ट ऑफ द मॉडल्स हम लोग यूज करते हैं मशीन लर्निंग के, वो सारे के सारे ब्लैक बॉक्सेस होते हैं, जहाँ पे हमें उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। हमने सिर्फ एक टेस्ट डाटा को टेस्ट करना है और हमें उसकी कोई ना कोई आउटपुट आ जानी है। जिस तरह से हमारे पास जो लेबल है, अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो लेबल आ जाएगा, एबनॉर्मलिटीज हैं तो उसमें से एबनॉर्मलिटीज डिटेक्ट कर देगा। इसके अलावा हमें कोई भी और इसके अंदर जो कि किस तरह से चीज़ कैलकुलेट हुई है वो हमें नहीं एक्सप्लेन हो रहा होता। ऑन द अदर हैंड हमारे पास वाइट बॉक्स मॉडल्स होते हैं जो कि एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं। मतलब ये कि अगर हमें जिस तरह से सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल इसकी डिसीजन ट्रीज की है, जो कि मतलब जिस तरह से आपको नाम से पता लग रहा है कि डिसीजन ट्री है, तो उसमें वो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो हमें उसका जो कंट्रोल हो रहा होता है, जो डिफरेंट नोड्स के ऊपर उसका कंट्रोल जा रहा होता है, वो हमें बता रहा होता है कि ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो किस प्रोसेस से गुजरा है, तब जाके उसने ये डिसीजन बेसिकली लिया है। तो यहाँ पर हमें व्हाइट बॉक्स को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके कुछ एग्जांपल इसकी जो है वो लीनियर रिग्रेशन भी होता है, जो कि कुछ ऐसी मैथमेटिकल चीज़ों से मिलके बन रहे होते हैं कि वो हमें खुद ब खुद ही अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो अगर हम देखें तो जो एक्सप्लेनेबल एआई है वो सारी रिवॉल्व करती है ब्लैक बॉक्स के अराउंड। अब नेक्स्ट हम लोग अगर देखें एक्सप्लेनेबल एआई के ऊपर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ब्लैक बॉक्सेस होते हैं, तो ब्लैक बॉक्सेस के अंदर हमारे पास जो एक्सप्लेनेबल एआई है वो बेसिकली उन चीज़ों से डील करती है जहाँ पे हम ह्यूमन को ये अथॉरिटी दे रहे हैं कि वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करे। जो मॉडल है, जो ब्लैक बॉक्स मॉडल है, उसको अंडरस्टैंड करे ताकि उसका ट्रस्ट उसके अंदर डेवलप हो, वो चीज़ों को डिबग कर सके, वो मॉडल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके, वो मॉडल के बिहेवियर को जो है वो अंडरस्टैंड कर सके। अब यहाँ पे मैंने एक बहुत सिंपल एग्जांपल यहाँ पे मैंने रखी है। वो ये कि जो हमारे पास ट्रेनिंग डाटा है उससे एक एल्गोरिथम जो है वो ट्रेन हो रहा है, और फिर हमारे पास जो बेसिकली हम जो ट्रेन्ड एल्गोरिथम है उससे हम कोई टेस्ट डाटा देते हैं। जो इनपुट है बेसिकली कोई टेस्ट डाटा है। तो हमारे पास इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे जो है वो क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं कि ये जो आउटपुट हमारे पास आई है वो मतलब ये
इसके अंदर एरर्स क्या क्या हैं। अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव्स हैं, तो हम किस तरह से पता लगाएंगे कि जो फॉल्स पॉजिटिव हैं किस वजह से आ रहे हैं। मतलब हम सिर्फ एक जो है वो मतलब बिल्कुल एक गेस कर सकते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली जो वजह है वो यहाँ पे पता नहीं लगेगी। इसके अलावा जो हम इसकी आउटपुट को ट्रस्ट किस तरह से करें। जो बहुत से मॉडल्स जो हम लोग अगर देखें मशीन लर्निंग के, तो हर किसी को एक्सप्लेनेबिलिटी की जरूरत नहीं होती, लेकिन हैं जिसके अंदर हमें अगर एक्सप्लेनेबिलिटी हमारे पास नहीं होगी तो हमें जो है वो बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होगी उसकी, या फिर हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें एक्सप्लेन नहीं हो रही होंगी। तो हमारे लिए हमें ह्यूमन को इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करवाना कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो तब हम लोग एक्सप्लेनेबल एआई को यूज़ करते हैं, which is basically is an artificial intelligence technique in which human can understand the reasoning behind decision or prediction made by the AI। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास पहले ट्रेनिंग होती है, मॉडल की टेस्टिंग होती है, और फिर हमारे पास जो एक्सप्लेनेबल एआई है वो होती है, जहाँ पे हम लोग मॉडल की ट्रेनिंग और उसकी टेस्टिंग के बाद एक्सप्लेनेबल एआई को यूज कर रहे होते हैं, ताकि वो हमें कुछ ना कुछ मतलब ये जो टेस्टिंग के रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ इंसाइट्स दे। अब अगर हम देखें इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस के ऊपर, तो इम्पोर्टेंस इसकी तरह से आ जाती है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा जो मॉडल की परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा लो है, तो हम देख सकते हैं कि ये किस वजह से आउटपुट जो है वो सही नहीं दे रहा। तो हम उन जो है वो फीचर्स के ऊपर काम कर सकते हैं, हम और चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाइसनेस है, मॉडल की बाइसनेस एक बहुत कॉमन रीज़न है कि मॉडल कुछ फीचर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा होता है, तो हम वो चीज़ भी जो है वो इसमें हम मतलब एक्सप्लेनेटरी टेक्निक्स के अंदर हम हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने मॉडल के आउटपुट के ऊपर। फिर जो एरर्स हैं, जितनी भी जो मतलब फ्यूचर एरर्स हैं, वो हम बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि मॉडल की जो आउटपुट है वो हमने इस हद तक ठीक कर दिया है कि वो हमें बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर नहीं देगा। इसके अलावा जो मिस्टेक्स वगैरह हैं, इसके अलावा इसके अंदर बहुत से ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से हम एक्सप्लेनेबल एआई को यूज़ करते हैं, और फिर एक्सप्लेनेबल एआई उन चीज़ों को हमें सॉल्व करके देती है। अब अगर हम लोग कुछ टेक्निक्स के बारे में बात कर लें कि कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं एक्सप्लेनेबल एआई की, तो फिर इसमें हमारे पास वेट अ मिनट, इसमें हमारे पास एक टेक्निक आ जाती है। दो तरह की एक्सप्लेनेबिलिटी हमें प्रोवाइड करती है एक्सप्लेनेबल एआई। एक है ग्लोबल और एक होती है लोकल। अब इसकी एग्जांपल आप ये देख लें कि जो ग्लोबल है वो बेसिकली जो हमारा पूरा टेस्ट सेट है या पूरा डाटा सेट है, वो उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डिफाइन करेगी। मतलब जो पूरा डाटा सेट है उसमें जो एक जनरल वे है एक्सप्लेन मतलब उसकी जो है वो जनरल वे है उसकी मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, वो इसमें यहाँ पे हाईलाइट हो रहा होता है कि जनरली किस तरह से डिसीजन डिसीजन लिया जा रहा है। इसमें आप यहाँ पे भी देखें ग्लोबल इंटरप्रेटेबिलिटी में, तो हाउ डज द मॉडल मेक प्रिडिक्शंस इन जनरल, ये इस क्वेश्चन को आंसर करता है। अब अगर हम लोकल में देखें, तो लोकल में हमारे पास आ जाता है कि कोई एक हमारे हमने एक टेस्ट इंस्टेंस लिया है, और उस टेस्ट इंस्टेंस के ऊपर हम ये चाहते हैं कि हम उस टेस्ट इंस्टेंस की को एक्सप्लेन करके दें। मतलब ये जो इसका हमें प्रिडिक्टेड इसका लेबल मिला है, या फिर जो प्रिडिक्टेड एक प्रिडिक्शन मिली है मॉडल की तरफ से, वो स्पेसिफिक टेस्ट इंस्टेंस की तरफ से किस तरह से आई है। तो वहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आंसर हो रहा होता है, व्हाई डिड द मॉडल मेक दिस स्पेसिफिक प्रिडिक्शन ऑन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस। तो ये हमारे पास दो टेक्निक्स होती हैं, और उनकी जो बेसिकली ये दोनों प्रॉब्लम हम लोग इस तरह से ही इसको रखते हैं कि जो हमें हमें ज़रूरत होती है अपने मॉडल के हिसाब से, हमें जो टेक्निक्स उसके ऊपर जो है वो अप्लाई करने की ज़रूरत होती है अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से, हम उन्हीं को वहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है वो होती है, मतलब अगर हम स्कोप को देखें तो वो लोकल हो गया और ग्लोबल हो गया। इसके अलावा जो मॉडल है वो भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मॉडल स्पेसिफिक और एक होते हैं मॉडल एग्नोस्टिक। अब जो मॉडल स्पेसिफिक मॉडल्स हैं उनको आप इस तरह से ले लें कि अगर फॉर एग्जांपल हमने उसमें उसकी कोई एक्सप्लेनेशन करनी है, मॉडल की अगर एक्सप्लेनेशन करनी है, तो हमें वो जो एक मॉडल है उसी के हिसाब से उसकी टेक्निक्स यूज होंगी। वो किसी और मॉडल के ऊपर वही टेक्निक्स नहीं यूज हो सकती। इसका मतलब ये है कि जो मॉडल एक दफ़ा जो वो सिर्फ ग्लोबल एक्सप्लेनेशन हमें प्रोवाइड करेगा, वो हमें लोकल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। मतलब ये कि अगर हमने फॉर एग्जांपल एक मॉडल है, हमें हमें उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, तो हमने उसमें एक फॉर लूप लगा दी या फिर कुछ कंडीशंस लगा दी, तो वो सिर्फ सिर्फ उसी मॉडल के हद तक ठीक होंगी, हम किसी और मॉडल के ऊपर उसको अप्लाई नहीं कर सकते।
ऑन द ऑपोजिट साइड जो मॉडल एग्नोस्टिक टेक्निक्स होती हैं वो बेसिकली हमें हर एक मॉडल को डिस्क्राइब करने की पावर देती हैं कि कोई भी मॉडल होगा हम प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसमें कम्प्लेक्सिटीज आएंगी, उसमें जो है वो शायद मॉडल के रिजल्ट्स गलत आएँ, बहुत सी ऐसी चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे मॉडल एग्नोस्टिक टेक्निक्स हमें ये एक अथॉरिटी दे रही होती हैं कि हम किसी भी मॉडल को इन टेक्निक्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये बात है कि ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं और जो हमारा इस प्रेजेंटेशन का भी जो फोकस है और वैसे भी जो मोस्टली एआई एल्गोरिथम्स को एक्सप्लेन करने का जो फोकस होता है वो बेसिकली मॉडल एग्नोस्टिक टेक्निक्स के ऊपर ही होता है, क्योंकि वो हमें जो है वो क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के अंदर हमारे पास पूरे मॉडल की इंटरनल फीचर्स या फिर पूरे मॉडल की इंटरनल वर्किंग नहीं होती, और मॉडल स्पेसिफिक के अंदर हमें ये रिक्वायरमेंट होती है कि मॉडल की इंटरनल वर्किंग हमारे पास और अवेलेबल हो, तभी जाके हम कोई ना कोई उसके अंदर एक्सप्लेनेटरी टेक्निक्स यूज करें। तो मॉडल एग्नोस्टिक इज द वे टू गो। मैम, जब आप मॉडल की इंटरनल वर्किंग की बात करती हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आप बता सकती हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे रैंडम फॉरेस्ट है, ठीक है, या डिसीजन ट्री है, ठीक है, तो वहां पे मॉडल की इंटरनल वर्किंग जो है वो एक्सप्लेनेबल एआई के लिहाज से कैसे मैटर कर रही है, और जो जो डिफरेंट और मॉडल्स हैं जो कि काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो कि इंटरनली काफी जो है उसके ऊपर कंप्यूटेशन कर रहे होते हैं, वहां पे फिर एक्सएआई जो है वो अपना रोल कैसे प्ले कर सकती है? बेसिकली जहाँ पे हमारे पास एक जनरल मॉडल आ जाता है जो कि एक बिल्कुल बेसिक मॉडल है, वहाँ पे हम अगर बिल्कुल सिंपल कोई भी टेक्निक लगाते हैं एक्सप्लेनेबल एआई की, तो वो हमें जो है वो मतलब वो हमें एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर देगी। लेकिन जब मॉडल जो है वो कम्प्लेक्स हो जाता है तो वहाँ पर उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं जो कि आपने खुद डाली हुई होती हैं, जो कि आपकी अपनी कस्टमाइज लेयर्स होती हैं। तो उन केसेस के अंदर आपको एक्सप्लेनेबल एआई को की टेक्निक्स को यूज करने से पहले मतलब उस टेस्ट डेटा को उस एक्सप्लेनेशन लेयर को भी प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि आपने खुद से ऐड किया है। यहाँ पर जो बात हो रही है अभी वो बेसिकली इस सेंस में हो रही है कि जो हमारा मॉडल है वो एक ऐसा मॉडल है जो कि एक एक्सटर्नल या फिर एक कस्टमाइजेशन को यूज नहीं कर रहा, वो किसी अटेंशन लेयर या फिर किसी एक एक्सटर्नल लेयर को यूज नहीं कर रहा, वो सिर्फ जो एक मॉडल का एक अपना वे है, जिस तरह से डिसीजन ट्री का अपना उसका अपना एक मेथड होता है उस क्लासीफायर का, तो वो उसी हिसाब से उसको लेके चल रहा है। यहाँ पर जब कोई एक लेयर ऐड हो जाती है तो फिर हम उसको बकायदा एक्सप्लेनेबल एआई को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उसी हिसाब से हमें एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करे। यहाँ से एक और रिलेटेड मेरा सवाल है कि जब आपने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि बाज ऐसे मॉडल्स हैं जिनके लिए एक्सप्लेनेबल एआई के जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो इवन उसकी लाइब्रेरीज हैं वो अवेलेबल होंगी, और बाज मॉडल्स के लिए अवेलेबल नहीं होंगी। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? सर, हम उसको खुद से जो है वो अगर किसी मॉडल के लिए अगर हमने कोई मॉडल इतना कस्टमाइज कर दिया है कि कि अगर हम उसमें कोई एक्सप्लेनेशन टेक्निक लगाते हैं तो हमने वो हमारी कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो हम जो हमारी कस्टमाइजेशन है, जो हमने चीज़ डिफरेंट की है उसके अंदर, वो हम अगर एक्सप्लेनेबल एआई को प्रोवाइड करें तो वो हमें एक अच्छे रिजल्ट उसके दे सकती है। मतलब ये कि वो कहीं पे भी अप्लाई हो सकती हैं ये टेक्निक्स, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं वो वेरी कर सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है कि उसके रिजल्ट्स जो हैं वो किस तरह से होंगे, गलत हैं, सही हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर। अच्छा, एक मेरा लास्ट सवाल यहाँ पे कि क्या एक्सप्लेनेबल एआई को हम जो नॉर्मल डिबगिंग टेक्निक्स होती हैं उसके साथ भी इसको मतलब हम करस्पॉन्ड कर सकते हैं, रिजेम्बलेंस हो सकती है इसकी, जिस तरह आपने कहा कि हम मुख्तलिफ जगहों के ऊपर लेयर्स के ऊपर मुख्तलिफ तरह की मैपिंग्स वगैरह ऐड करते हैं, तो इज इट द सेम वे जहाँ पे जैसे आपके पास कोड होता है और अगर कोड के अंदर मैं एक बड़ी जनरल सी एग्जांपल ले रहा हूँ, एक काफी बड़ा कोड है और उसमें आपको नहीं पता चल रहा कि एरर कहाँ पे आ रहा है, तो जनरली हमारा यही तरीका होता है कि हम वहां पे जाके प्रिंट स्टेटमेंट्स लगाते हैं या कुछ इस तरह के वेरिएबल्स वगैरह यूज करते हैं जिससे कि हमें उसकी इंटरनल जो वर्किंग है उसका पता चल जाए। तो इस एग्जांपल को आप कैसे देखती हैं एक्सप्लेनेबल एआई के कॉन्टेक्स्ट में? एक्सप्लेनेबल एआई के कॉन्टेक्स्ट में ये एग्जांपल इस तरह से जाती है कि अगर हम जो हमारे पास मतलब हमारे पास जो भी मॉडल है, हम उसके स्पेसिफिक फीचर्स को डिफाइन कर दें। मतलब ये कि हम एक्सप्लेनेबल एआई को
ये कहें कि वो हमें कुछ वो वाले रीजन्स निकाल के दे जिस रीजन्स के अंदर एरर आ रहा है, क्योंकि एक्सप्लेनेबल एआई के पास ये पावर होती है कि वो बेसिकली डिफरेंशिएट कर सकती है डिफरेंट डाटा को, रीजन्स को। तो वो रीजन हाईलाइट करके हमें किसी हद तक दे सकती है कि इस रीजन के अंदर मतलब या फिर इस रीजन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस प्रिडिक्शन के अंदर। तो जब हम लोग डिबगिंग करते हैं तो ये एक्सप्लेनेबल एआई डिबगिंग के मतलब एक किस्म की एक जैसी ही होती है कि वो हमें डिबग करने की बेसिकली अलाउ कर रही होती है कि हम मॉडल को डिबग करें। जैसे इसी तरह जिस तरह से हम प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं या फिर जहाँ पे एरर आ रहा होता है या फिर हम एक एक वेरिएबल को प्रिंट करके देख रहे होते हैं अपने एक मतलब एक फ्लो के अंदर हम हर एक वेरिएबल को प्रिंट करके देखते हैं कि कहाँ पे इशू आ रहा है। तो वहीं पर एक्सप्लेनेबल एआई भी किसी हद तक हमें उन चीज़ों की इंसाइट्स दे सकती है। जी बिल्कुल ठीक है। मिस सिद्रा, आपका कुछ सवाल है मेरे ख्याल। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हम सलाम। रीजन ऑफ इंटरेस्ट को किस तरह से जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, आरओआईज को हम उस सैंपल से किस तरह किस बेसिस पे एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं? बेसिकली ये सब चीज़ें जो है वो मैंने आगे जाके थोड़ी एक्सप्लेन भी की हुई हैं, जो हम जहाँ पर हम इस केस स्टडी को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आपको सब चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। राइट, एक क्वेश्चन यहाँ जी से है ठीक है, मुनासिब। जी जी। कि मॉडल स्पेसिफिक और मॉडल एग्नोस्टिक्स हमारे पास होते हैं। अब इन सब मॉडल्स को हम लोकलाइज या ग्लोबलाइज कर सकते हैं? यहाँ पे आप अगली स्लाइड के अंदर ही देख लें इसको कि यहाँ पे अगर हम लोग ये चेक करें इस एग्जांपल को अगर आप देखें तो हमारे पास जो अनसीन डाटा है या फिर हम लोग जो टेस्ट डाटा करना है वो हमने किसी ब्लैक बॉक्स दिया प्रोवाइड करती हैं। वो हमें कोई लोकल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि वो इतनी स्पेसिफिक होती है मॉडल के हिसाब से कि वो एक प्रिडिक्शन को पूरा का पूरा एनालाइज करके हमें नहीं देंगी, लेकिन हमें वो पूरे डाटा के हिसाब से ग्लोबल एक्सप्लेनेशन हमें प्रोवाइड करके दे रही होंगी। मैंने आपको ग्लोबल एक्सप्लेनेशन की भी आगे एग्जांपल्स दी हुई हैं ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि वो किस तरह से जो है वो बेसिकली मॉडल को डिस्क्राइब कर रही होती है। परसेंट स्कोर है और हम मॉडल एग्नोस्टिक टेक्निक्स को देखें तो वो हमें एक लोकल एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर रही होती हैं। राइट, तो मॉडल एग्नोस्टिक टेक्निक्स जो है वो हमें लोकल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती हैं, हम उन्हें लोकलाइज कर सकते हैं, और मॉडल स्पेसिफिक जो होती हैं हम उन्हें ग्लोबलाइज कर सकते हैं, राइट? ये बेसिकली डिपेंड करता है। देखें जो हमारे पास जो है वो ब्लैक बॉक्स है उसको अगर हम मॉडल एग्नोस्टिक टेक्निक्स जो होती हैं वो लोकल भी होती हैं ग्लोबल भी होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट हुई हुई है कि जो मॉडल स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं वो ज़्यादातर हमें ग्लोबल ही एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती हैं, दैट्स इट। लेकिन जो बेसिकली मॉडल एग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं वो लोकल और ग्लोबल दोनों इनसाइट्स में प्रोवाइड कर सकती हैं। आगे आपको इनकी वर्किंग जो राइट, है वो समझ आएगी एग्नोस्टिक टेक्निक्स की। राइट, थैंक यू। ओके, मूविंग ऑन। यहाँ पे हमारे पास ग्लोबल मॉडल एग्नोस्टिक टेक्निक्स यहाँ पे आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो ग्लोबल मॉडल एग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं वो उस केसेस में यूज़ होती हैं जब हमारे पास मॉडल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही या फिर उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें हमने देखना है कि कोई बाइसनेस तो नहीं है कि किसी एक फीचर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही हो। तो हम यहाँ पे इन ग्लोबल एक्सप्लेनेशंस को यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास जो पूरा डाटा सेट होता है वो उस बेसिस के ऊपर इसको जो है वो हमें बता रही होती है कि हर एक एक फीचर की क्या इंपॉर्टेंस है, हर एक एक फीचर किस तरह से जो है वो काम करे। मतलब फीचर्स मतलब जो हमारी अगर हमारा टेबुलर डाटा है तो उसमें जो कॉलम्स हैं वो फीचर्स हो गए, जो हमने इमेज डाटा है तो हमने उसमें से इमेज जो एक्सट्रैक्ट किए हैं फीचर्स वो हो गए। तो इन सब चीज़ों की हमें एक्सप्लेनेशन को प्रोवाइड करती हैं। अब वहाँ पे हमारे पास जो मोस्ट कॉमन टेक्निक्स हैं तीन, वो बेसिकली जो पहली दो टेक्निक्स है पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट और एक्यूमुलेटेड लोकल इफेक्ट्स, ये बिल्कुल सिमिलर हैं, लेकिन जो ज़्यादा बेहतर इनमें है वो एक्यूमुलेटेड लोकल इफेक्ट्स हैं। ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं? ये हमें ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि जो हमें एक फीचर चूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर टेबुलर डाटा है तो उसमें हमने एज को चूज कर लिया। अब एज जो चूज किया है हमने उसमें हमारे पास डिफरेंट वेरिएशन है कि एज कितने से लेकर कितने तक इस डाटा सेट के अंदर है। तो यहाँ पर एज कितने से कितने तक है, 20 से लेकर 70 तक की एज के हमारे पास जो सेल्स हैं वो मौजूद हैं। हमने उस एज के अकॉर्डिंग हमने जो हमारे पास टारगेट लेबल आया है, मतलब जो लेबल हमारे पास आया है, जो उसने बेसिकली किस कैटेगरी में उसको डाला है, हमने उन दोनों चीज़ों को आपस में मैच करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है, यहाँ पे ये हो रहा होता है कि अगर आप ये चेक करें कि वो हमें ये बता रही है कि जो मॉडल की प्रिडिक्शन है वो किस तरह से
ज़्यादा हो जाती है या फिर किस तरह से एक लेबल के अंदर आ जाती है सिर्फ के सिर्फ इस फीचर के अकॉर्डिंग, मतलब सिर्फ इस फीचर की वजह से। अब यहाँ पे हम लोग अगर चेक करें तो हमारे पास जो है वो ये एज जहाँ पर 20 है, फिर 30 है, 40 है, तो ये जो पूरा एक जो ग्राफ है वो स्टेबल है। लेकिन जैसे ही एज 55 क्रॉस करती है तो यहाँ पे हमारे पास जो उसकी जो एक्यूरेसी है, मतलब सॉरी, जो उसकी प्रिडिक्शन है मॉडल की, वो यहाँ पे एक बहुत ह्यूज टर्न लेती है। तो यहाँ अगर आप चेक करें तो इसका मतलब ये कि इस कैटेगरी के लोगों की वजह से इसको हाई रिस्क प्रिडिक्शन में डाला जा रहा है। ये बिल्कुल एक मतलब एक ओवरव्यू है डेटा सेट का। पूरे डेटा सेट के अकॉर्डिंग ये चीज़ हमें डिस्क्राइब करने को मिल रही होती है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट टेक्निक को देखें, परम्यूटेशन फीचर इंपॉर्टेंस को, तो वहाँ पे हर एक फीचर की इंपॉर्टेंस को देखा जा रहा होता है। मतलब एक फीचर इस तरह से एज है, साथ में उसका जेंडर भी होगा, साथ में उसका जो है वो बहुत चीज़ें इसमें जो भी आपके जहन में फीचर्स के अंदर आती हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हो सकती हैं। और वो उन सब फीचर्स की वेरिएशन को देख रहा होता है कि कौन सा फीचर ज़्यादातर किस प्रिडिक्शन के अंदर लाई कर रहा है। इस तरह से हमें ये पता लगता है कि अगर हमारे मॉडल में कोई बाइसनेस तो नहीं है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी टेक्निक ये है कि यहाँ, क्योंकि ये जो चीज़ अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो ये बेसिकली एक बैंक की एग्जांपल है। तो बैंक अगर किसी को लोन दे रही है तो उसमें रिस्क कितना होगा। अगर वो 20 से लेकर 50 तक के लोगों को की एज तक के लोगों को लोन दे रही है, तो उसकी मतलब क्या, उसके जो बेसिकली रिस्क है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं होगा, वो हाई कैटेगरी के नहीं आते। लेकिन जैसे ही उनकी एज बढ़ जाती है तो मतलब ये कि एज ज़्यादा होने के ऊपर हमारे पास एक क्लास जो है वो साइन हो रही है इसके ऊपर। इस एग्जाम्पल से आप डिफरेंट बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो है वो उसमें निकाल सकते हैं। अब अगर हम लोग इसको देखें कि ग्लोबल एक्सप्लेनेशन टेक्निक्स हम लोग किस केसेस में यूज़ करते हैं, मोस्टली अगर देखा जाए तो हम डाटा एक ये जो ग्लोबल मॉडल एग्नोस्टिक टेक्निक्स होती हैं, ये अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा सेट ऑफ डाटा है तो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम बेसिकली वेरिएशन को देख सकें, एक जनरल एक व्यू को देख सकें कि मॉडल किस तरह से प्रिडिक्शन कर रहा है। लेकिन यहाँ जब हमें डिबगिंग करनी होती है, जब हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है, तब मॉडल एग्नोस्टिक टेक्निक्स वहाँ पे यूज़ नहीं होती। वहाँ पे हम लोग दूसरी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जो कि हमें एक टेस्ट सेट के बारे में, सॉरी, एक टेस्ट इंस्टेंस के बारे में बता रही होती हैं। तो यहाँ पर ग्लोबल मॉडल एग्नोस्टिक टेक्निक्स की जो कैटेगरी है वर्किंग की, वो बहुत डिफरेंट हो जाती है। जहाँ पे हम सिर्फ कुछ टाइम के लिए मॉडल एग्नोस्टिक टेक्निक को यूज़ करेंगे ग्लोबल को, ताकि हम सिर्फ ये देख सकें कि हमारा मॉडल जो है वो बाइस तो नहीं है, या फिर हमारे मॉडल में कोई ऐसे एरर वगैरह तो नहीं आ रहे, या फिर कोई ऐसी बहुत बड़ी मिस्टेक तो नहीं करा। सिर्फ हम तब इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोकल मॉडल एग्नोस्टिक टेक्निक्स की बात करें तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा हमें अगर हम देखें कि रियल वर्ल्ड सिनेरियोस के अंदर लोकल मॉडल एग्नोस्टिक टेक्निक सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास लोकल में हमारे पास एक टेस्ट इंस्टेंस होता है। हमें उस टेस्ट इंस्टेंस की प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग हमें चाहिए होता है कि ये टेस्ट जो है वो ये इंस्टेंस की प्रिडिक्शन, ये स्पेसिफिक प्रिडिक्शन वो क्यों कर रहा है मॉडल। उसकी बेसिस के ऊपर वो हमें पूरा उसका डिसीजन प्रोसेस बता रही होती है कि इन इन चीज़ों की वजह से ये जो टेस्ट मतलब फाइल है या फिर ये टेस्ट इंस्टेंस है, उसको इस कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा रहा है। अब यहाँ पे सबसे जो पॉपुलर टेक्निक्स हैं, या अगर किसी ने थोड़ा सा भी एक्सप्लेनेबल एआई को देखा हुआ है तो सबसे पॉपुलर लाइम और शार्प होती हैं। अब लाइम और शार्प के बारे में हम आगे जाके देखेंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर जगहों के ऊपर यही टेक्निक्स यूज़ हो रही होती हैं और लोकल मॉडल एग्नोस्टिक मेथड्स ही यूज़ हो रहे होते हैं जब हम लोगों ने रियल वर्ल्ड सिनेरियोस को अगर हम देखें तो हमारे पास टेस्ट सेट है, मॉडल है, और अगर हमारे पास कोई कस्टमाइजेशन लेयर है वो है। दैट्स इट। हम इनसे कोई जो है वो टेस्ट इंस्टेंस को टेस्ट करेंगे मॉडल पे, और फिर हम उस मॉडल की जो प्रिडिक्शंस हैं उनको गेट कर सकते हैं कि वो किस तरह से, किस वजह से उनको एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पर मतलब ज़्यादातर ये हो रहा होता है कि हम फीचर्स को हाईलाइट कर रहे होते हैं लाइम और शार्प के अंदर, कौन-कौन से फीचर किस वेरिएशन के अंदर हैं। अगर हम लोग अब एक लाइम की बात करें, लाइम में क्या हो रहा होता है कि हमारे पास एक बहुत सिंपल एग्जांपल है कि एक मॉडल है जो कि हमें बताता है कि ये जो हमारे सिम्पटम्स हैं वो किस डिसीज़ में लाई करते हैं। तो यहाँ पर डाटा डाटा हमने दिया है मॉडल को, मॉडल है ये, और हमने उसको डाटा प्रोवाइड किया कि ये हमारे पास सिम्पटम्स हैं, और फिर उसकी प्रिडिक्शन हमारे पास आई है फ्लू। अब हमें लाइन क्या बताएगा? लाइन ये बताएगा कि ये जो आपके डाटा के अंदर जो ये चीज़ें थीं, स्नीज़, हेडेक, ये सब चीज़ें जो थीं हमारे पास, इन चीज़ों की वजह से ये फ्लू डिटेक्ट कर रहा है। अगर आप देखें तो बिल्कुल सिंपल जो है वो इसकी एग्जांपल इस तरह की लाइम की बनती है, और ज़्यादातर लाइम जो यूज़ हो रहा होता है वो बेसिकली टेक्स्ट डाटा के अंदर यूज़ हो रहा होता है, जहाँ पे टेक्स्ट इन्वॉल्व होता है
टेक्स्ट की वेरिएशन होती है, वहाँ पर लाइम जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और हमें वो एग्जैक्टली बताता है उन चीज़ों को, जो कि चीज़ें जो है वो किस प्रिडिक्शन को बेसिकली कंट्रीब्यूट करेंगे किस प्रिडिक्शन के अंदर। अब इस तरह से हम लोग अगर देखें तो नेक्स्ट हमारे पास शैप है। शैप के अंदर ये होता है कि वो हमें लाइम के अलावा हमें हर एक एक फीचर की इम्पोर्टेंस बताता है। वो हमें ये बताता है कि जो हर पूरे फीचर्स हैं, हम सारी के सारी ये फीचर्स हमारे पास हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 क्लासेस हैं, ब्लू क्लास 1 है, रेड क्लास 2 है। अब इन सब के सब फीचर्स जो हमारे पास हैं, जो कि हमने डिफाइन किए हुए हैं, उन फीचर्स की इम्पोर्टेंस क्या है प्रिडिक्शन के अंदर। अब यहाँ पे अगर आप देख लें तो यहाँ पे जो मंस बैंक है, उसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस एक स्पेसिफिक क्लास को आइडेंटिफाई करने में। क्यों? क्योंकि इसका डाटा है, इस मंस बैंक क्लास का इसका जो डाटा है वो सबसे ज़्यादा लाई कर रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा जो मतलब लाई कर रहा है वो किसी एक क्लास में लाई कर रहा है, बेशक वो क्लास 1 है या फिर क्लास 2 है। तो उसी की बेसिस के ऊपर अगर हम नीचे जाते जाएं तो इसका मतलब ये कि जो सबसे आखिर में जो वैल्यू है वो किसी और क्लास की है, मतलब वो आपकी जो प्रिडिक्शन है उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। तो यहाँ पर आपको उस हिसाब से शैप और लाइम को अप्लाई करना पड़ता है आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से, कि जो आपकी प्रॉब्लम होगी, जो चीज़ आपने हाईलाइट करनी होगी, अगर आपने फीचर इंपॉर्टेंस हाईलाइट करनी है या फिर आपने रीजन ऑफ इंटरेस्ट को हाईलाइट करना है। अब यहाँ पर सिद्रा का एक क्वेश्चन था, अगर वो ये कि हमने रीजन ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से देखा है कि हम लाइम को उसकी जो है वो जब उसका इनपुट डाटा देते हैं तो वो हमें ये बताता है, बेसिकली एक सैरोगेट मॉडल होता है जो कि उसी मॉडल को जो मतलब उसकी बेसिस के ऊपर उसको जो है वो एक और मॉडल उस ऑन टॉप ऑफ दैट बना रहा होता है। तो अब उसके अंदर वो सारे के सारे ऐसे फीचर्स को देख रहा है कि जो कंसिडर होते हैं फ्लू के अंदर। ये जो आए हमारे पास, ये जो 3 वैल्यूज हमारे पास आई हैं, ये बेसिकली रीजन ऑफ इंटरेस्ट है। इसी तरह से जो हमारी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम इसको जो है वो इन सब सब चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन अगर हो तो। मैं एक एग्जांपल इसकी दे देती हूँ, एक रियल वर्ल्ड जी एग्जांपल है। सिद्रा। रीजन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो हम शैप या लाइम में से कोई एक मॉडल जो है वो लगा के या कोई एक टेक्निक लगा के हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये हमारी रीजन ऑफ इंटरेस्ट की आइडेंटिफिकेशन जो है वो इन मॉडल्स में से किसी एक पे बेस करती है, राइट? बेसिकली जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट है वो लाइन निकाल के देता है, शार्प आपको सिर्फ के सिर्फ जो है वो इम्पोर्टेंस बताता है। राइट। यहाँ पे टेक्स्ट डाटा की बात हो रही है, मैं दोबारा इसको हाईलाइट कर दूं क्योंकि आगे जो केस स्टडीज हैं वो काफ़ी मतलब डिफरेंट मॉडल के हिसाब से मतलब मोस्टली मॉडल्स में जो हमारे पास होते हैं, बेशक वो इनअसेंबल मॉडल्स हों, उसके अंदर लाइम हमारे पास यूज़ हो जाता है। लेकिन कुछ मॉडल्स के अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक मॉडल्स होते हैं जिसमें लाइम यूज़ नहीं होता रीजन ऑफ इंटरेस्ट के लिए। तो जहाँ पर लाइम इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर हमारे पास रीजन ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल जाता है उसका। इसकी एग्जांपल हमारे पास एक हमने LSTM यहाँ पे यूज़ किया है, जहाँ पे हमने ये क्लासिफाई करना है कि जो लॉग्स हमारे पास हैं वो मलिशियस हैं कि नहीं मलिशियस। 2 क्लासेस हैं, या तो लॉग्स मलिशियस होंगे या तो लॉग नॉन मलिशियस होंगे। अब जो लॉग्स हैं वो एक टेक्स्ट डाटा होता है। उस टेक्स्ट डाटा के अंदर हम लोगों ने ये देखना है कि अब हम अगर हम उस मॉडल की आउटपुट हमारे पास फॉर एग्जांपल 0 आ रही है, मॉडल ने हमने मॉडल को एक लॉग प्रोवाइड किया, ये पूरा पूरा लॉग का डाटा है। यहाँ पे अगर आप लिखें तो ये पूरा लॉग का डाटा है। हमने मॉडल को ये पूरा लॉग प्रोवाइड किया और उससे उससे टेस्ट किया है कि ये मॉडल हमें क्या आउटपुट दे रहा है। मॉडल ने हमें इसका लेबल सिर्फ 0 दे दिया, मतलब ये कि वो नॉन मलिशियस है। मॉडल ने इसके अलावा हमें कुछ और एक्सप्लेन नहीं किया कि ये जो पूरा लॉग है ये किस बेसिस के ऊपर मलिशियस आ रहा है। लेकिन जब हम लोग इसके ऊपर लाइम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हमने लाइम जो होता है वो हमें क्लासिफाई करके देता है 2 क्लासेस के अंदर अटेंशन को, कि किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर उसने जो है वो बाकायदा इसकी वेरिएशन कैलकुलेट की हुई है। पहली उसकी वेरिएशन क्या है कि 0.35, जो 0.35 जो बेसिकली परसेंटेज कह लें इसको, कि ये 35% इसके अंदर मलिशियस डाटा है और 65% इसके अंदर नॉन मलिशियस डाटा है। तो ज़्यादा डाटा जो होगा मॉडल उसी को प्रिडिक्ट करेगा। अब यहाँ पे अगर आप देख लें तो जो रेड है वो बेसिकली ये बहुत बड़ा लॉग था, मैंने इसमें बहुत इसमें छोटा सा जो है वो उसमें डाला है। यहाँ पर जो विंडोज़ हैं
जरा आप देखें तो यहाँ पे जो विंडोज हैं वो बेसिकली सेकंड टाइम इंपॉर्टेंस के ऊपर आ रहा है, हालांकि जो सर्च है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस का है, जो कि बेसिकली प्रिडिक्शन मतलब बेसिकली जो दूसरी क्लास से वो बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पे हमें हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि कौन से वर्ड्स किस क्लास के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो जिस क्लास की इंपॉर्टेंस या फिर जिस वर्ड्स की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होगी और जो सबसे ज़्यादा काउंट के अंदर भी आ रहे होंगे, सबसे ज़्यादा काउंट जिनका ज़्यादा होगा जिस क्लास के हवाले से, मॉडल जो होगा वो वही आउटपुट प्रेडिक्ट करेगा। अब इसके अंदर रीजन ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इसके अंदर रीजन ऑफ इंटरेस्ट जो जो मॉडल ने हाईलाइट की हैं चीज़ें, वो रीजन ऑफ इंटरेस्ट हैं, वो उसकी बेसिस के ऊपर इन चीज़ों को क्लासिफाई कर रहा है। तो ये टेक्स्ट बेस्ड डाटा था। अगर यहाँ पे हमारे पास हैशेस होंगे तो फिर हम उसको किस तरह से क्लासिफाई करेंगे? देखिए इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अगर हमारे पास जो है वो डाटा है, लॉग है अगर फॉर एग्जांपल, या फिर उसमें कहीं कोई कोई भी चीज़ जो है वो हमारे पास फीचर्स के अंदर आ गई है, तो ज़रूरी नहीं है कि उन हैशेस को या फिर उन सब चीज़ों को मॉडल जो है वो कंसिडर करेगा। अगर आप उसके अंदर अटेंशन उन हैशेस के ऊपर डलवाएंगे, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि यहाँ पर इधर एक हैश भी हमारे पास आ रहा है, या फिर कुछ भी जो भी आप फीचर डालना चाहें वो यहाँ पे आ रहा है, और मॉडल हमें हमने जब उसको एक्सप्लेन किया है तो मॉडल हमें पता चला है कि मॉडल ने तो उसको कहीं देखा भी नहीं, मतलब उस मॉडल ने तो उसको कोई इंपॉर्टेंस दी ही नहीं। तो हम उसके अंदर एक अटेंशन लेयर लगाएंगे। उसकी सोल्यूशन ये होगा, उसका सोल्यूशन ये होगा कि हम उसमें एक अटेंशन लेयर लगाएंगे कि वो हैशेस को कंसिडर करे। मॉडल में अटेंशन लेयर लगाएंगे, और अटेंशन लेयर के बाद जब हम इसको एक्सप्लेन करके देखेंगे तो हम जो हमारा जो एक्सप्लेनर है वो बाकायदा बता रहा होगा कि हैशेस को भी अब इंपॉर्टेंस मिल रही है। ओके। वो इस तरह से चीजें हाईलाइट होती हैशेस होती हैं। को हैशेस को इम्पोर्टेंस देना तो एक और बात है, लेकिन अगर मैं साइबर के हवाले से देखूं तो आपको पता ही है कि हैशेस कभी भी आपस में मिलते जुलते नहीं है। जी जी ठीक बिल्कुल। है। तो जैसे अब आपने यहाँ पे वर्ड सर्च की बात की, आपने वर्ड विंडोज की बात की, तो वो जो है वो सारे लॉग्स में जो कि सिमिलर कहीं ना कहीं विंडोज लिखा हुआ था, तो आपने बड़ी आसानी से शायद कह दिया कि ये विंडोज को कंसिडर कर रहा है या ये सर्च को कंसिडर कर रहा है। लेकिन हैशेस को तो कंसिडर नहीं किया जा सकेगा। उसकी वजह यह है कि वो हर हैश जो है वो दूसरे हैश से मुख्तलिफ है। तो जी वहां पे फिर शायद हैशेस की बेसिस के ऊपर शायद मॉडल जो है वो ना कर सके। आपका पॉइंट अपनी जगह वैलिड है, जो आपने कहा कि आप मॉडल से अटेंशन दिलवाने की कोशिश कर रही हैं। दैट्स वैलिड एक्चुअली। क्या मॉडल किसी फीचर को अगर अटेंशन नहीं दे रहा तो आप उसको अटेंशन दिलवाने के लिए उस फीचर को हाईलाइट कर देती हैं। लेकिन हैशेस की बेसिस के ऊपर वो डिसाइड कर रहा होगा, दिस इज समथिंग इज नॉट अंडरस्टैंडेबल टू मी बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक नेचर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? सर इसके अंदर हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल हम सिंपल एग्जांपल ये ले लें कि आईपी एड्रेसेस होते हैं। आईपी एड्रेस सबके डिफरेंट होंगे। अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई चीज़ प्रिडिक्ट करवानी है तो उसमें हम आईपी एड्रेस या फिर एक अगर आईपी एड्रेस को हम एक इंसान का नाम ले लें, नेम ले लें, तो हम हमारे लिए नेम कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। जब हम लोगों ने मॉडल को इतने बल्क के अंदर ट्रेन करवाना है, उसको अनसीन डाटा के ऊपर इसको जो है वो प्रिडिक्ट करवाना है, तो नेम हमारा जो है वो कोई वैल्यू नहीं रखता। उसी तरह से अगर हम हैशेस को देखें तो उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो, अगर हम साइबर सिक्योरिटी के हवाले से देखें तो उसकी इंपॉर्टेंस उस तरह से नहीं बनती कि हम हैशेस को भी कंसिडर करवाएं, क्योंकि वो हर किसी का यूनिक होगा, हर एक एक फाइल का यूनिक होगा। या तो कुछ ऐसी मलिशियस हमारे पास फाइल्स हों, उनके हैशेस कैलकुलेट हुए हुए हों, जो कि हमने बाकायदा आइडेंटिफाई करनी हो, और हमें मॉडल को भी हमारे पता हो कि ये जो फाइल्स हैं ये बेसिकली मलिशियस फाइल्स हैं, ये उनके हैशेस हैं, तब तो बात इसकी बनती है। लेकिन अदरवाइज हम फीचर्स के अंदर ही हैशेस को नहीं रखेंगे फिर। एग्जैक्टली ओके। सर। अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रही थी इन्होंने आंसर कर दिया है मिस मेहर ने। बेसिकली मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि अगर हम डिसेप्शन साइड पे जाएं और अगर कोई अटैकर है उसने जानबूझ के जो लॉग्स हैं उनके अंदर इस तरह की डिसेप्शन क्रिएट करवा दी है कि वो हमारा जो मॉडल है उसको क्या कह सकते हैं कि पकड़ नहीं सकता, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता या उसको इम्पोर्टेंस नहीं देगा, वही बात इग्नोर कर देगा, तो उस केस में क्या किया जाए? सो शी सेड के अच्छा ठीक है, हम लेयर्स ऐड कर देंगे उसके अंदर और फिर उसकी बेसिस पे हम आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको थोड़ा सा जो है इंपॉर्टेंस दे देंगे। प्रिडिक्शन की इम्पोर्टेंस दे देंगे। यस, एग्जैक्टली। इसके अंदर यहीं पर आपने एक
डिबगिंग नेचर जो है एक्सप्लेनेबल एआई की वो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसी वक्त हमारे पास कोई अच्छा ऐसा फीचर होता जो हमारे लिए हमें पता है, मैन्युअली हमें पता है एक इंजीनियर के हिसाब से कि ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन हमने जब एक्सप्लेनेबल एआई से उसको एक्सप्लेन करके देखा तो मॉडल तो उसको किसी कंट्रीब्यूशन में ले ही नहीं रहा, उसको तो कोई इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहा। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो मॉडल है वो इस चीज़ में लैग कर रहा है, और फिर हमने उस पर अटेंशन लेयर लगाई एज अ डिबगिंग, मतलब हमने डिबग किया उसको। तो यहाँ पे हमें एक्सप्लेनेबल एआई ने हेल्प की। थैंक यू। ओके अब जहाँ पर मैं आप लोगों को एक रिकमेंड करूँगी एक केस स्टडी, जो कि आप अगर देखना चाहें, बिल्कुल सिंपल केस स्टडी है, इसमें कोई ऐसी मतलब कोई ऐसी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। सिंपल आईओटी का नेटवर्क डिटेक्शन का डाटा सेट यूज़ हुआ है। गिटहब का लिंक इसमें प्रोवाइडेड है, आप इसको लाजमी चेक करिएगा कि यहाँ पर किस तरह से इन मॉडल्स को एक्सप्लेन किया गया है। 4 मॉडल्स इसमें एक्सप्लेन हुए हुए हैं, और यहाँ पे डिसीजन ट्री जो कि एक बिल्कुल एक मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मॉडल है, उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है ताकि आपको पता चल जाए कि जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मॉडल्स होते हैं, जो कि बेसिकली वाइट बॉक्सेस होते हैं, वो किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। तो अगर आप इस स्पेसिफिक केस स्टडी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो इस केस स्टडी के अंदर बिल्कुल जो सिंपल चीज़ें हैं वो यूज हुई हैं, शार्प, लाइम, एलो, मेरे ख्याल से ELE5 हो गया, ये सब चीज़ें इसके अंदर। चीज़ आपको ज़रूर हाईलाइट करूंगी, जब आप इसको मतलब इसको आप जो है वो अगर स्टडी करें और इसको देखेंगे तो एक दफ़ा रन करके देखिएगा, और रन करने के वक्त आपने ये चीज़ एक जहन में रखनी है कि आपने सिर्फ मॉडल की जो मतलब मॉडल की जो फाइल होती है, जो मॉडल को लोड कराना होता है, वो आपने लोड करवाया है, और साथ में आपने उसको टेस्ट इंस्टेंस दिया है, क्योंकि ये मॉडल बहुत सिंपल है, इसमें कोई कस्टमाइजेशन नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास हर एक एक पाइथन में एक एक लाइब्रेरी मौजूद है। जो आपके पास टेक्निक्स होती हैं एक्सप्लेनेबल एआई की, वो यहाँ पे ऑलरेडी आपको जो है वो मतलब प्रोवाइड हुई हुई हैं। तो आपने बस उसको जो है वो इंपोर्ट करना होता है। उसके बाद आपने उन्हीं टेक्निक को एज इट इज़ उसको इंपोर्ट करा के उसको यूज़ करने का मेथड आप लोग देख लें। उसके बाद इसकी वर्किंग कैसे हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, ये आपको अभी देखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सब चीज़ें आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये जो लाइम है और शार्प है वो करते क्या हैं, बस। इसके अलावा जो है वो आपको इतनी ज़्यादा डिटेल्स में जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आप इसके आपको जितनी बातें की हैं वो सब की सब आपको समझ आ जाएंगी अच्छी तरीके से। अब अगर हम एक केस स्टडी को खुद डिस्कस करें, जो कि हमारे पास एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर आती है, कि हमारे पास एक GNN है, ग्राफ न्यूरल Before नेटवर्क। you before you start this thing, I want to actually talk to all the students other than Miss Sidra and your good self. कि आप लोगों ने शुरू में मुझे एक बात कही थी कि सर जो इंटर्नशिप है वो इस तरह तो नहीं है कि आप बस हमें अपने आप में छोड़ देंगे और फिर whatever we do, there is nobody to guide or there is nobody to mentor us basically. तो मुझे काफी हैरानी हो रही है कि मतलब आपकी तरफ से कोई सवाल एक भी अभी तक नहीं आ रहा। तो हम तो अवेलेबल भी हैं और क्वेश्चंस भी ले रहे हैं और आपको बेसिकली उसके बारे में वो कर रहे हैं, बट ऑल ऑफ यू आर वेरी क्वाइट, सो इट मींस टू थिंग्स बेसिकली, either you are not interested or you are not understanding these concepts basically। तो इन दोनों में से कौन सी चीज है? क्योंकि किसी ने अभी तक कोई सवाल नहीं किया, and I told you that this is an open discussion, anytime you can raise hand and you can ask the question। तो क्या मतलब इन दोनों में से कौन सी सूरत हाल है? Tahniyat, yes, you are one of my students, so I was actually not addressing you, I was asking these students, the BSAI students। हाँ जी, किसी का कोई सवाल नहीं है BSAI में से? हेलो, Ahmed bin Tariq is not here? Yes, sir. Assalamu alaikum. I'm here. Walaikum salam. I'm saying, I mean, nobody is asking any questions, so what is going on? Nothing, sir. We are just समझ नहीं? no. We are just listening to the explanation. Okay, but don't you have any question? Is it like because you are not understanding or you don't have any interest? No, sir. We are understanding. It's very clear. Understand all the concepts are very clear, and the instructor is very good. I think that is why they are not asking any Okay, question. Yes. that's why they are not asking any questions.
Yes, sir. Okay. In my opinion. So then, okay. So shall we then start asking questions, or how basically? Have you studied about explainable AI in your courses as well? No, sir. Not yet. No, not yet. Yes. Okay. Okay. Let's continue, Miss Meher, with that. Thank you. ओके, तो मूविंग ऑन, यहाँ पे हमारे पास एक केस स्टडी है जिसमें हमारे पास GNN यूज़ हो रहा है, ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स। अब GNN यहाँ पे हम लोग मालवेयर क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक मॉडल है जिसके अंदर हमने मालवेयर क्लासिफिकेशन के लिए हमने ग्राफ न्यूरल नेटवर्क को अप्लाई किया है और उसको हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। इसकी प्रॉब्लम्स वगैरह इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें हमें क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों हमने एक्सप्लेनेबल या चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग ओवरव्यू दें इस GNN का और फिर ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसका, इसमें हमारे पास डाटा सेट जो है वो बेसिकली असेंबली लैंग्वेज की बाइनरी फाइल्स हैं। मतलब जो असेंबली लैंग्वेज के कोड की जो फाइल्स हैं वो हमारे पास एज अ डाटा सेट हैं, जिनकी 4 क्लासेस हैं। एक हमारे पास बिनाइन क्लास है, मतलब बिनाइन मतलब जो बिल्कुल नॉन मिलिशियस क्लास है, जो कि मतलब बिल्कुल भी मिलिशियस जो है वो नहीं है। बाकी हमारे पास 3 जो क्लासेस हैं वो हमारे पास मिलिशियस कैटेगरीज में आती हैं। तीनों जो हैं वो डिफरेंट क्लास से बिलोंग करती हैं, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ मिलिशियसनेस से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो मालवेयर क्लासिफिकेशन है कि हमने ये जो असेंबली लैंग्वेज की जो फाइल्स हैं इनको मॉडल को ट्रेन करना है कि वो इनको क्लासिफाई कर सके इन 4 क्लासेस के अंदर। तो हमने इसमें अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा असेंबली लैंग्वेज का जो नेचर है उसका मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि यहाँ पे हमने ग्राफ न्यूरल नेटवर्क क्यों यूज़ किया है इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। क्योंकि असेंबली लैंग्वेज को हम लोग एक टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में नहीं लेके जा सकते जिस तरह से और लैंग्वेजेस जो हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। असेंबली लैंग्वेज जो है वो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि टेक्स्ट जो सिंपल टेक्स्ट के एल्गोरिथम्स हैं वो उन चीज़ों को जो है वो बेसिकली डिटेक्ट नहीं कर सकते, उनके लिए वो सूटेबल नहीं है। अब हमने ग्राफ इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि जो असेंबली लैंग्वेज का जो पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो कंट्रोल फ्लो होता है और जो उसकी मेथड्स होते हैं, वो एक बहुत अच्छे तरीके से ग्राफ की फॉर्म में डिस्क्राइब हो सकते हैं। ये इसका रीज़न है कि हमने यहाँ पर ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ किया है ताकि हम ग्राफ के स्ट्रक्चर के अंदर उन फाइल्स को रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग जो हो रही है, हमने पहले जो असेंबली लैंग्वेज की फाइल्स हैं उनको कन्वर्ट किया जेसन की फॉर्मेट में। उसके बाद हमने उसके ऊपर जो है वो उसको पिकल फॉर्मेट में चेंज किया। पिकल फॉर्मेट में मतलब ये हो गया कि हमने वो जो हमारे पास एक असेंबली लैंग्वेज की फाइल है उसमें हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। उन मेथड्स को मतलब एक फाइल की बात हो रही है, पूरे डेटा सेट की बात नहीं हो रही। एक क्लास के अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं और उनमें से एक फाइल को हमने पिक किया है और उसको एज अ ग्राफ रिप्रेजेंट किया है। उस ग्राफ को जो रिप्रेजेंटेशन है वो बेसिकली हम एक जो असेंबली लैंग्वेज का फंक्शन है या फिर मेथड है या सब रूटीन है, उसको हम एज अ नोड डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो एक नोड है। एक ग्राफ के अंदर नोड और एजेस होती हैं, उसमें वो एक नोड है और जो एजेस हैं वो बेसिकली उनका फ्लो है, उनका बेसिकली कंट्रोल फ्लो है। जो मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक मेथड कॉल हो रहा है, उसके बाद दूसरा मेथड कॉल हो रहा है, फिर तीसरा मेथड कॉल हो रहा है, तो वो हमने उसको नोड्स और एजेस की फॉर्म के अंदर मेथड्स को और उसके कंट्रोल को डिस्क्राइब कर दिया है। एक फाइल का एक ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल देखें डायग्राम के अंदर, तो हमारे पास नोड्स हैं, उनकी नंबरिंग हुई होती है कि एक फाइल में ये नोड 0 है, उसके बाद यहाँ पर जो एरोज जा रहे हैं वो एजेस हैं, उसके बाद जो ये 2 इसकी एजेस हैं, उसके बाद फिर हमने जो है वो इनको भी नेम दे दिए हैं। ये इस तरह से पूरा हमारे पास एक फाइल का जो स्ट्रक्चर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक असेंबली लैंग्वेज की बाइनरी को। अब यहाँ पे हम लोग हमने इसकी प्री प्रोसेसिंग जिस तरह से की है, वो पिकल फाइल जो है वो ग्राफ जेसन में हम लोग जो है वो नोड्स को और एजेस को डिफाइन कर रहे हैं ताकि हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकें नोड्स और एजेस। और फिर हमारे पास जो है वो जेसन वो पिकल फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो रही है, जहाँ पे ये ग्राफ न्यूरल नेटवर्क के अंदर इसको बेसिकली फीड करवाने के लिए एज अ ट्रेनिंग डाटा ये बिल्कुल सूटेबल फॉर्म है पिकल, इसलिए हम लोगों ने इसको पिकल में कन्वर्ट किया। अब अगर हम लोग इसमें देखें, अगर यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को प्रोजेक्ट जो है वो समझ नहीं आया, तो फिर वो अभी कर सकता है। मैम काइंडली ग्राफ को दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे आप किस तरह कन्वर्ट किया है?
ग्राफ को हमने इस तरह से कन्वर्ट किया है कि हमने पहले हमारे पास असेंबली लैंग्वेज की फाइल्स थी, अब हमारे पास एक मेथड है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जिस तरह हमारे पास एक मेथड होता है, अगर किसी को असेंबली लैंग्वेज का अंदाजा नहीं भी है उसको भी समझ आ जाएगा कि असेंबली लैंग्वेज में एक मेथड है, एक फंक्शन है। वो फंक्शन हम जैसे मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के जावा के अंदर। हम हमारे पास डिफरेंट क्लासेस होगी और उन क्लासेस को हम जो है वो मेथड्स को हम कंस्ट्रक्टर्स को हम कॉल कर सकते हैं मेन फंक्शन के अंदर। उसी तरह से हमारे पास जो जो फंक्शंस असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं उनको हम बाद में कॉल कर रहे होते हैं। मतलब उनको हम लोग बेसिकली उनका कंट्रोल किसी और फंक्शन को दे रहे होते हैं कि मतलब ये कि पहले ये एग्जीक्यूट होगा फिर ये एग्जीक्यूट, इन दोनों में से कोई एग्जीक्यूट होगा फिर ये इस तरह से होता है। तो हम जो एक मेथड है उसको हम एज अ नोड रख रहे हैं और जो उसका कंट्रोल जो जा रहा है मतलब उसकी जो कॉल हो रही है वन बाय वन उसको हम लोग एजेस रख रहे हैं। ठीक है इज मैम, इट थैंक यू। क्लियर? यस। अब हम मूव ऑन करते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। ये हमने इसको यहाँ तक जो था ये हमने इसको जीएनएन को ट्रेन कर दिया। हमारा जो मॉडल है वो उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी आ रही है, कोई इसमें मसला नहीं है एक्यूरेसी का भी। लेकिन अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इसमें ये है कि हमारा जो ग्राफ है एक फाइल का वो इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अब जो ये फाइल का ग्राफ है हमें ये देखना है कि इस फाइल के अंदर कौन सा कंटेंट जो है वो किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। कंटेंट मतलब नोट्स, कौन सी नोट्स किस क्लास से बिलोंग कर रही हैं। अब जो मॉडल हमें आउटपुट दे रहा है, मॉडल हमें आउटपुट ये दे रहा है कि ये जो पूरा ग्राफ है, ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है, ये लेबल 0 है, 1 है, 2 है या 3 है। इसके अलावा मॉडल हमें कुछ नहीं बता रहा, जीएनएन का मॉडल। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि उस एक फाइल के अंदर कौन सा मेथड मतलब कौन सी नोड ऐसी है जो नॉन मलिशियस है और कौन सी नोड नॉन मलिशियस कंसिडर हो रही है और कौन सी नोड किस क्लास में कंसिडर हो रही है। अब इस प्रॉब्लम को हम किससे आइडेंटिफाई करें, ये उसी तरह की बात होगी। अगर मैं आपको ग्राफ की एग्जांपल्स थोड़ा हट के बताऊं तो हमारे पास एक फॉर एग्जांपल एक इमेज है। आप लोगों ने इमेजेस के ऊपर काफी काम किया होगा एआई के अंदर। एक इमेज है, उसमें आपने ये डिसाइड करना है कि ये एक डॉग की इमेज है तो मॉडल इसको डॉग की इमेज क्यों कह रहा है, कौन से ऐसे रीजन ऑफ इंटरेस्ट हैं, कौन से ऐसे जो है वो मैट्रिक्स हैं जिनकी वजह से वो जो है वो इसको डॉग कंसिडर कर रहा है, डॉग प्रिडिक्ट कर रहा है। अब मॉडल हमें सिर्फ एक फाइल की आउटपुट दे रहा है, हमने हर एक एक नोड और हर एक एक फंक्शन की को क्लासिफाई करना है। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गया है, अब हमने इसका सोल्यूशन निकालना है तो वो हमें एक्सप्लेनेबल एआई से इसका सोल्यूशन मिल रहा है। जहां पर एक्सप्लेनेबल एआई हमें मतलब ये काफी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन जाता है, लेकिन एक्सप्लेनेबल एआई हमें ये कहीं ना कहीं बता देती है कि कौन सी नोड किस फाइल से बिलोंग करती हैं। अब हम देखेंगे कि वो हमें किस तरह से जो है वो इन सब चीज़ों को करके दे रही है। यहाँ पर हम अगर हम यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स हैं स्पेसिफिकली ग्राफ न्यूरल नेटवर्क की, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था। अ, आप लोगों को हाईलाइट किया था कि वो चीज़ टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर आती है। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर जो लाइम है वो मतलब बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। लेकिन जब ग्राफ न्यूरल नेटवर्क की बात आ जाती है तो वो थोड़े कम्प्लेक्स हो जाते हैं एक्सप्लेन करने में। तो उसके लिए एक्सप्लेनेबल एआई के डिफरेंट मेथड्स एंड डिफरेंट चीज़ों के लिए अगर हमने इंपॉर्टेंस कैलकुलेट करनी है, फीचर इंपॉर्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो बाकी जगह हम शैप यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ हम इंटीग्रेटेड ग्रेडियंट्स यूज़ करेंगे या फिर और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। और इसके अलावा या अगर हमने यहाँ पर एक नोड की इंपॉर्टेंस करनी है, ये पूरा ग्राफ है, इसमें सारे के सारे ग्राफ्स की जो हमारे पास इंपॉर्टेंस है आप एक दूसरे के साथ वो इंटीग्रेटेड ग्रेडियंट्स करके दे रहा है। और एक नोड की जो इंपॉर्टेंस है वो जीएनएन एक्सप्लेनर कैलकुलेट करके दे रहा होता है। यहाँ पर हमने इसको अगर हम लोग देखें कि हमने यहाँ पे इंटीग्रेटेड ग्रेडियंट्स को यूज़ किया है इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या था, अंदर से जो नोड्स हैं उन सब की आपस में जो है वो उनको क्लासिफाई करना है। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो आपको इस साइड पे इमेज दिख रही है वो बेसिकली जीएनएन एक्सप्लेनर की इमेज है, जहां पर एक नोड, ये एक जो नोड है ना, ये वाली नोड, बिल्कुल सिर्फ एक सिंगल नोड, वो हम उसको स्पेसिफाई करते हैं कि इस नोड को वो एक्सप्लेन करे। इस नोड को एक्सप्लेन करने के बाद वो बेसिकली उसकी नेबरिंग नोड्स, उसकी जितनी भी जो ये जो नेबर्स हैं उसकी बेसिस के ऊपर उसकी इंपॉर्टेंस कैलकुलेट करता है कि उस नोड की कितनी इंपॉर्टेंस है।
यहाँ पर जब इस आप नोड की कहती हैं कि इस नोड को, जी मेरा सवाल ये है कि जब आप ये कहती हैं कि इस नोड को एक्सप्लेन करें या इसके साथ जो एसोसिएटेड नोड्स हैं इसको एक्सप्लेन करना, क्या टर्म है, क्या ये इंपॉर्टेंस बता रहा होता है या एक्सप्लेन करने से मुराद, क्योंकि मेरे जहन में ये सवाल एक आ रहा है जो प्रीवियसली मेरी और आपकी डिस्कशन भी हुई है कि अगर इस नोड के अंदर असेंबली लैंग्वेज का कोई एक ब्लॉक है तो एक्सप्लेन करने से क्या मुराद होगी, मतलब मॉडल उसको एक्सप्लेन करके क्या हमें बताएगा असेंबली के उस कोड के बारे में, इस एग्जांपल के अगर कॉन्टेक्स्ट में आप देखें। यहाँ पर असेंबली का कोड जो है वो हम लोग कहीं पे भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। असेंबली का कोड यहाँ पे नोड है, ये मेथड है एक। और अगर हम इस मेथड को देखें तो वो बेसिकली इस नोड की, उसकी जितनी भी जो ये नोड सारी की सारी नेबर्स के अंदर आ रही हैं और जितनी भी नोड्स आ रही हैं उनके दरमियान उसकी बस एक वेटेज बता रहा है कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है इनके कंपैरिजन के अंदर। ये चीज यहाँ पे जो है वो हाईलाइट हो रही है कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। इसका जो रीजंस हैं, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो इसके फीचर्स हैं एक नोड के फीचर्स हैं जो कि सबसे मतलब हमें ये इंपॉर्टेंस लेवल से बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला फीचर है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। जो हमारी बात हुई थी कि एक ब्लॉक के हिसाब से कि एक मेथड के अंदर भी कोई रीजन हो, तो उसमें मेरा मतलब ये था कि हम नोड के फीचर्स को कैलकुलेट करें और फिर हम देखेंगे कौन सा फीचर सबसे इंपॉर्टेंस रख रहा है। इसका मतलब ये कि जो ये वाला फीचर है ये वाला फीचर जो है स्पेसिफिक फीचर, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है। लेकिन इसमें मसला यही है कि इसको बैक ट्रैक करना इम्पॉसिबल है इस नोड के अंदर वाला जो फीचर्स है उसको बाकियों के कंपैरिजन के अंदर। रीजन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करने का यहाँ पे थ्रेशोल्ड क्या है हमारे पास उन नोड्स के रीजन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करने का? यहाँ पे मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये यहाँ पर किस तरह से वर्क कर रहा है। इस तरह से वर्क कर रहा है कि यहाँ पर हमें हर एक नोड जो है हमारे पास पूरा ग्राफ है, उसमें हर एक नोड है, उस नोड के की इंपॉर्टेंस को कैलकुलेट करेगा और फिर जो जिस नोड की जिस क्लास के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आ रही होगी वो उसको उस सीक्वेंस के अंदर रखेगा। जिस क्लासेस तरह से, हमारे पास बेनाइन, मैलिशियस और इस तरह से है ना? अगर जी हाँ जी, अ, जी इस तरह से हम डालें तो वो बेनाइन क्लास या मैलिशियस क्लास किस तरह से उसे असाइन करेगा उस नोड को, ये पूछ उसको असाइन करने के डिफरेंट इसमें जो इंटीग्रेटेड ग्रेडियंट्स हैं वो इसी इम्पोर्टेंस से बन रही होती हैं कि हमारे पास ग्राफ को एक स्पेसिफिक नोड को देने का कोई डायरेक्ट वे नहीं है। इसमें कोई डायरेक्ट वे नहीं है। हम ये देख सकते हैं कि इस क्लास, अगर फॉर एग्जांपल क्लास 0 है, उसके लिए इंपॉर्टेंट नोड्स जो हैं वो उनकी सीक्वेंस क्या है। एक के अगर क्लास 0 को देखें, ये क्लास 0 है, मुझे जो इंटीग्रेटेड ग्रेडियंट्स की आउटपुट आई है वो ये आई है कि ये जो इंपॉर्टेंट क्लास 0 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नोड है वो क्लास नोड 0 है, फिर नोड 2 है, उसके बाद फिर 11 है, फिर ये नोड्स इनकी इंपॉर्टेंस है। ये जो राइट, यानी हम इंपॉर्टेंस है, इसका सीक्वेंस सिर्फ चेक कर रहे हैं जी हाँ जी, यहाँ पे। सीक्वेंस चेक करना है। अब एक बात यहाँ पे समझने की ये है कि जो इसका सीक्वेंस हम लोग चेक कर रहे हैं, इसके अंदर क्लास 0 के लिए अलग सीक्वेंस होगा, क्लास 1 के लिए अलग सीक्वेंस होगा, क्लास 2 के लिए अलग सीक्वेंस होगा, रिगार्डलेस ऑफ द प्रेडिक्टेड क्लास। अगर प्रिडिक्शन इसकी फॉर एग्जांपल 0 आई है तो हम इंपॉर्टेंस लेवल 1 क्लास 1 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हमें ये बताएगा कि क्लास 1 में इसमें हमें ये आइडिया आ जाएगा, मतलब डायरेक्ट मेथड नहीं है लेकिन हमें आइडिया आ जाएगा कि ये जो क्लास 0 है उसके लिए इंपॉर्टेंस नोड ये हैं, ये सारी की सारी जो हैं ये सीक्वेंस में आ रही हैं और ये इंपॉर्टेंट नोड्स हैं। मतलब ये कि जो ये जो शुरू की नोड्स हैं सारी की सारी, वो सारी की सारी जो है वो बिलोंग करती है क्लास 0 के अंदर। अब इसी तरह हम क्लास 1 का देखें, सपोज कि ये जो क्लास है ये 1 है यहाँ पे और उसकी अलग नोड्स आ रही हैं, तो इसका मतलब ये कि जो क्लास 1 के लिए इंपॉर्टेंट नोड्स हैं वो शुरू शुरू की जितनी नोड्स हैं वो सारी की सारी क्लास 1 से बिलोंग करती हैं। अब यहाँ पे जीएनएन क्या कर रहा है, जीएनएन उन सब की सब हमारे यहाँ पे कोई स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड नहीं है, लेकिन हम स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड को कैलकुलेट बहुत ज्यादा रफली अप्रोक्सीमेटली कर सकते हैं। उसका भी मैं आपको एक वे बताऊंगी कि वो किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर जी, यानी हम क्लासेस जो है, क्लासेस के जो सीक्वेंस है वो हम एक तरह से प्री डिफाइंड उन्हें दे देंगे, हम बना के रख देंगे, हमने क्लासेस का प्री डिफाइंड सीक्वेंस अलॉट कर दिया हुआ है। लेकिन अब जो अनसीन डाटा आ रहा है, क्लासेस प्री डिफाइंड सीक्वेंस पे ट्रेन हुई हैं, उसकी बेसिस पे अब क्लासेस अलॉट होंगी, राइट? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग कुछ भी प्री डिफाइन नहीं कर रहे, हम प्री डिफाइन नहीं कर रहे, हमें मॉडल की तरफ से सिर्फ एक आउटपुट मिल रही है। वो क्या आउटपुट है कि क्लास का उस फाइल का लेबल क्या है।
नोड की क्लासिफिकेशन हमें कहीं पे भी नहीं मिल रही। ठीक है, जो नोड्स तो है ना, जो सीक्वेंस मेथड्स किस हैं, जगह पे प्लॉट हो रहा है, सीक्वेंस किस जगह पे प्लॉट हो सीक्वेंस रहा है? इस तरह से हो रहा है, नहीं प्लॉट नहीं हो रहा यहाँ पे, सीक्वेंस इस तरह से वो कैलकुलेट करा है जिस तरह से आपने देखा था लाइम के अंदर। लाइम में एक सरोगेट मॉडल बन रहा था, और जो लाइम के फीचर्स हैं, जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट है, वो क्या थे कि एक फ्लू के लिए ये जो 3 चीजें हैं ये आ गई हैं, और मॉडल जो है इन 3 चीजों की बेसिस के ऊपर कह रहा है कि जो डिजीज है वो फ्लू है। एग्जैक्टली उसी तरह से ये परफॉर्म हो रहा है, एग्जैक्टली उसी तरह से ये परफॉर्म हो रहा है, लेकिन ये फर्क इसमें यह है कि ये ग्राफ के लिए है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास उस वाले लाइन के अंदर भी जो हमारे पास मॉडल की तरफ से आउटपुट थी वो सिर्फ एक थी, हमने कुछ खुद डिफाइन नहीं किया था। उसने मॉडल की आउटपुट को लेके ये बताया हुआ था कि मैं आपको बल्कि उस एग्जाम्पल को ही दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने ना एक थ्रेशोल्ड सेट किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 क्लासेस हैं। हमने एक थ्रेशोल्ड सेट किया हुआ है कि 0.5 से नीचे नीचे जितनी चीजें होंगी ना, वो सारी की सारी नॉन मलिशियस में आएंगी, और जो 0.5 से ऊपर चली जाएंगी वो सारी मलिशियस के अंदर आएंगी, जो आप थ्रेशोल्ड की बात कर रही हैं। लेकिन नोड्स के केसेस के अंदर कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। तो नोड्स ठीक में है, हमने क्या चीज लगाई फिर? नोड्स में हम लोगों ने इंटीग्रेटेड ग्रेडियंट्स लगाए सीक्वेंस। हैं। हाँ, यहाँ पे हमें सीक्वेंस मिल रही है, सीक्वेंस मिल रही है कि किस सीक्वेंस के अंदर हम किस एक क्लास के लिए इम्पोर्टेंस की क्या सीक्वेंस है नोड्स की। उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें रफली ये पता लग सकता है कि जो कौन सी नोड्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर क्लास 0 के लिए रख रही हैं तो वो सारी की सारी क्लास 0 से बिलोंग कर रही हैं, शुरू शुरू की नोड्स। क्लास 1 के लिए बल्कि मैं आप लोगों को एक दफ़ा इसका थोड़ा सा कोड दिखा देती हूँ। आप एक स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को मेरी? यस। अच्छा, ये चेक करें, मैंने इंटीग्रेटेड ग्रेडियंट्स लगाए हैं। इसका मेथड, इसकी जो कोडिंग वगैरह है वो आप लोगों को आराम से जो है वो मतलब मिल भी जाएगी, और आप लोग अगर एक दफ़ा देखेंगे तो आपको उसका कोड भी समझ आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने ये प्लॉट किया है कि जो ये एक फाइल है, वैसे तो ये प्रिडिक्ट करी है कि इसका जो इस फाइल पूरी फाइल का जो लेबल है वो 2 है, मतलब ये कि मलिशियस फाइल है, और ये वो जो 3 हमारे पास मलिशियसनेस की कैटेगरीज हैं उनमें से बिलोंग करिए नंबर 2 के ऊपर। लेकिन यहाँ पे मैंने ये उसको प्लॉट करवाया हुआ है कि मुझे पहले क्लास 0 की इंपॉर्टेंट नोट्स बताए, फिर क्लास 1 की इंपॉर्टेंट नोट बताए, फिर क्लास 2 की, फिर क्लास 3 की। अब इससे हमें क्या पता लग रहा है? इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो क्लास 0 है, बेशक मॉडल प्रिडिक्ट जो भी कर रहा है, क्लास 0 के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट नोड्स हैं, नोड 2 है, नोड 0 है, नोड, ये सारी की सारी नोड जो शुरू शुरू में आ रही हैं वो क्लास 0 के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब क्लास 0 कौन सी है, नॉन मलिशियस है। अब जब क्लास 0 के बिल्कुल आखिर में चले जाएं हम लोग, क्योंकि ये नॉन मलिशियस है, तो सबसे ज्यादा आखिर में चले जाएं तो लीस्ट इंपॉर्टेंट नोड जो क्लास 0 के लिए होगी वो सबसे ज्यादा मलिशियस होगी। समझ आई आपको? हाँ, अब क्लास 1 के लिए देखा जाए, क्लास 1 में जो शुरू में जितनी भी नोट्स आ रही हैं वो बेसिकली ये इसी हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है। अब हम अगर चाहें तो हम इसको उसका रफ एक ग्राफ बना सकते हैं, एक रफ ग्राफ बना सकते हैं कि, लेकिन हमें जो नोड्स हैं, इंपॉर्टेंट नोड जो बहुत मलिशियस हैं और जो बहुत बिनाइन हैं, वो हमें मिल रही हैं इस मेथड के थ्रू। ओके अच्छा, अब जो वर्किंग हो रही होगी, हमने वो फाइल्स ली थी जेसॉन फॉर्मेट में पहले ली थी, अब जब वर्किंग हो रही है उस एक फाइल के ऊपर, तो उसको जैसे आपने कहा कि पिकल फाइल में कन्वर्ट कर देना, पिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना, तो इस केस में हमारे जो मेथड्स कॉल हो रहे होंगे, इसको अगर हम हायर लेवल पे देखें तो जो मेथड्स कॉल हो रहे हैं वो जिस सीक्वेंस के साथ कॉल हो रहे होंगे, हमने उसकी क्लासिफिकेशन की बेस पे उसे लेबल्स असाइन कर देने हैं, बिनाइन मलिशियस वगैरह, राइट? जी, इसी तरह से होना है ये। मैं आपको आगे समझाती हूँ ना कि ये बेसिकली कन्वर्जन भी अब इसमें आ रही है। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है, हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट्स आ गई, सारा कुछ हो गया। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो प्री प्रोसेसिंग है वो बहुत हैवी है। इस प्रोजेक्ट की प्री प्रोसेसिंग इतनी हैवी है कि हम जब एक्सप्लेनेशन कुछ करते हैं तो हमें हमें हमारी इनिशियल प्रॉब्लम क्या थी? इनिशियल प्रॉब्लम हमारी ये थी कि हमें वो जो स्पेसिफिक मेथड है वो पता लगाना है। अब हमें जो मॉडल आउटपुट दे रहा है वो तो एक नोड का नंबर दे रहा है। अब हमें जो नोड का नंबर है वो हम किस तरह से उसको बैक ट्रैक करें,
कि ये जो नोड 0 है फॉर एग्जांपल, जो सबको सबसे ज्यादा वो उसको बिनाइन बता रहा है कि ये बिल्कुल ही नॉन मलिशियस है, अगर हमने देखना है कि ये नोड 0 है क्या, हम किस तरह से देखेंगे? तो इसमें प्रॉब्लम आ जाता है ये कि जो ये प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स हैं, ये 3 डिफरेंट चीज़ों से गुजर के जा रहे हैं। पहले इसका जो है वो हमारे पास रॉ फाइल थी, उसमें कन्वर्जन हुई पहले जेसन के अंदर, फिर जेसन से हमने कन्वर्जन की इसमें, जेसन से हम लोगों ने पिकल फाइल में कन्वर्जन की, फिर इसके फाइल्स नंबर भी चेंज हो गए, इसके जो फाइल नेम्स थे वो भी चेंज हो गए, फिर जो हमारे पास, क्योंकि देखें ये जो जेसन की फाइल्स होती हैं, इनके जो है वो हमने यूनिक नंबर असाइन किए हुए थे उसको, वो भी चेंज हो गए। फिर जो नोड्स की मैपिंग थी, मतलब जो नोड्स की बेसिकली नोड्स के जो नाम थे, एक नोड का नाम जो था एक फाइल के अंदर, जब हम लोगों ने उसकी पिकल फाइल बनाई वो सारे डिस्टर्ब हो गए, पिकल फाइल उसी सीक्वेंस से बनी। फिर जब इसकी एक्सप्लेनेशन हुई फिर कुछ चेंज हो गया, अब उसको हम बैक ट्रैक कैसे करें, ये चैलेंज था। उसको हमने, उसका सोल्यूशन ये निकाला हमने कि एक सेल्फ मैपिंग का मैकेनिज्म होता है कि जिसमें हम लोग सेल्फ मैपिंग कर रहे होते हैं। उसमें क्या हो रहा होता है कि फाइल नेम है, पुराना फाइल नेम है, और फिर जो नया फाइल नेम है, जो पुरानी फाइल नेम को नया फाइल नेम बनेगा, हम उसकी एक डिक्शनरी क्रिएट कर देंगे। सेम थिंग हम नोट्स के साथ करेंगे। ठीक है, हमने ये जो इसकी जो मैपिंग डिक्शनरी है ये इस तरह से बनी है। हमने फॉर एग्जांपल ये वाली फाइल उठाई है, ये फाइल हमने जो है वो मतलब ये वाली फाइल, इसका ओल्ड नेम था, इसका न्यू फाइल नेम डाटा 0 और डॉट पीटी हो गया, पहले जेसन में थी, फिर पीटी पिकल फाइल में बन गई, डॉट पीटी पिकल की वो है एक्सटेंशन है। और उसके बाद जो नोट्स की मैपिंग है वो इस तरह से हुई कि ये जो नोड का नंबर है, ये स्पेसिफिक नोड का नंबर जेसन के अंदर था, मतलब एएसएम असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी यही नंबर था, जेसन में भी यही था। अब जब हम लोगों ने इसकी पिकल फाइल क्रिएट की, तो जो हमारे पिकल फाइल है उसमें उस नोड को नंबर असाइन हो गया 0। तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर हमें एक डिक्शनरी मिल गई कि हमने अगर फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक नोड को देखना है कि ये नोड कौन से फंक्शन की है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये आउटपुट आई है मॉडल की तरफ से कि नोड, हमने नोड 22 को देखना है, सॉरी नोड 0 को देखना है। अगर हम नोड 0 को देखें इस फाइल के अंदर, तो हम क्या करेंगे कि हम जो हमने फाइल टेस्ट की है उसको हम इसके अंदर सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाली फाइल है, इस फाइल के अंदर हम लोग देखेंगे कि ये जो 0 है, नोड 0, इसका एक्चुअल नेम क्या था, इसका एक्चुअल जो नोड नंबर था जेसन में और असेंबली में वो क्या था, हम इस नोड को कॉपी करेंगे और फिर हम लोग उसको एसएम की जो फाइल है, असेंबली लैंग्वेज की फाइल है, उसमें उसको सर्च करेंगे, और सर्च करने से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो एक स्पेसिफिक मेथड है, ये जो मतलब एक्सप्लेनेबल एआई ने इसको बिनाइन कहा है, सबसे ज्यादा बिनाइन है, मतलब नॉन मेलिशियस है। किसी को कोई कोई बात समझ ना आई हो इस प्रोसेस में? ये प्रोसेस बहुत ज्यादा लाइक डिमांडिंग नहीं है, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज्यादा मेमोरी कंज्यूमिंग नहीं रहेगा? मेमोरी कंज्यूमिंग का तो मतलब उसकी बात अलग है, लेकिन जब जो टाइम कंज्यूमिंग की बात नहीं है ये, इसमें हम लोग अगर देखना चाहें तो हमने ये मैपिंग का सिर्फ एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया हुआ है, एक सिंपल एक फंक्शन लगता है, 2 लाइंस होती हैं कोड की, उसको हम लोग डाल देते हैं, उसमें सेल्फ मैपिंग न्यू फाइल नेम की जो सीएसवी है, इस पूरी सीएसवी का मेरे ख्याल से 4-5 लाइनों का कोड है, उससे ये क्रिएट हो जाती है। और इस सीएसवी के बाद ऐसा नहीं है कि हम उसको हमेशा हमेशा इसी तरह से कॉल करेंगे, इसका छोटा सा एक प्रोग्राम लिख देंगे, उस प्रोग्राम से इस सीएसवी को कॉल कर लिया जाएगा, और उसके जो ओरिजिनल लोड नंबर है, ओरिजिनल जो जेसन फाइल है वो हमें मिल जाया करेगी। ओके। जी हाँ जी। ओके। यहाँ पर जो कुछ कॉमन क्वेश्चंस ज़्यादातर जो है वो पूछे जाते हैं एक्सप्लेनेबल एआई के रिस्पेक्ट से। तो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन ये है कि कैन मॉडल एक्सप्लेनेशन बी मैनिपुलेटेड और बाइस्ड। जो मॉडल की एक्सप्लेनेशन है वो जो है वो बाइस्ड हो गई है, मतलब ये कि एक्सप्लेनेशन का जो मैकेनिज्म है वो आपका मॉडल कुछ इस तरह ज़्यादा कम्प्लेक्स था कि उसने जो ट्रांसपेरेंसी तो प्रोवाइड की है, लेकिन उसकी जो एक्चुअल ट्रांसपेरेंसी है वो प्रोवाइड नहीं हो रही, लेकिन जो टेस्ट डाटा आपने उसको प्रोवाइड किया है वो उसकी बेसिस के ऊपर ज़्यादा जा रहा है, मतलब वो बाइस्ड हो गया टेस्ट डाटा के ऊपर। उसको हम लोग इस तरह से एड्रेस करते हैं कि आपने डेटा प्रीप्रोसेसिंग टेक्निक अपने मॉडल में भी और अपनी एक्सप्लेनेबल एआई के अंदर भी थोड़ी सी मतलब इस फॉर्म के अंदर करनी, जिस तरह से मैंने आपको बताया प्री प्रोसेसिंग किस तरह से हुई, ये हमने इसकी क्या वजह है, हमने इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से इसकी प्री प्रोसेसिंग क्यों की है? क्योंकि प्री प्रोसेसिंग पे बहुत चीजें डिपेंडेंट होती हैं।
प्री प्रोसेसिंग के ऊपर ये डिपेंडेंट होता है कि आपका जो, अगर फॉर एग्जांपल आपने मॉडल को कुछ प्रोवाइड नहीं किया, आपके पास सिर्फ एक मॉडल पड़ा हुआ है और आपने ये देखना है कि उस मॉडल के अंदर मतलब उस मॉडल को आपने टेस्ट करना है किसी डाटा के ऊपर, तो जो आपने प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स यूज़ की होंगी वो आपको एग्जैक्टली वही प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स आपको टेस्ट डाटा पे लगानी पड़ेंगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर प्री प्रोसेसिंग उसकी सही तरीके से नहीं हुई होगी तो आपके टेस्ट डाटा की भी प्री प्रोसेसिंग सही तरीके से नहीं होगी, और फिर उसकी जो एक्सप्लेनेशन होंगी वो भी बाइस्ड हो सकती हैं, दोनों में रेगुलरिटीज जो हैं वो कम हो सकती हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है वो इससे डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो प्री प्रोसेसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन जब हम लोग कुछ इस तरह के डाटा सेट के साथ डील कर रहे होते हैं जो कि इस तरह के नहीं होते, वो उसके लिए भी, और दूसरा इसके लिए भी कि जब इसको एक्सप्लेन करें तो हम इसको अच्छे तरीके से बैक ट्रैक कर सकते हैं। बैक ट्रैकिंग भी एक प्री प्रोसेसिंग के अंदर आती है। इसके अलावा इसके अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हम XCI की टेक्निक्स को रियल टाइम पे और मतलब इन सब चीज़ों के अंदर लगा सकते हैं कि हम रियल टाइम के ऊपर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करें? तो बिल्कुल लगा सकते हैं। एक कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट इसके अंदर लाजमी होगी, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो ज़्यादातर रियल टाइम के ऊपर सुटेबल रहती हैं कि हमें जैसे ही मॉडल की प्रेडिक्शन आ रही है, मॉडल ने हमें फाइल को कहा है कि ये मलिशियस है, हम फ़ौरन से उसकी एक्सप्लेनेशन बताएं कि ये जो एक्सप्लेनेशन है ये इस वजह से ये मलिशियस है, ताकि हम उस मेथड के ऊपर फोकस करें। तो ये रियल टाइम के ऊपर भी बहुत इस तरीके से जा सकती हैं, और भी XCI की बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि रियल टाइम पे बहुत अच्छा वर्क करती हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम ऑल दिस एक्सप्लेनेबल AI। ये बिल्कुल बेसिक्स थी। आप इसको जो है वो एक्सप्लोर करेंगे, जो मैंने आपको प्रोजेक्ट का बताया हुआ है उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसकी गिटहब जो रेपो है उसको एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में समझ आ जाएगी। फिर प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट जो प्रॉब्लम होती है उसी की बेसिस के ऊपर आपको उसका सोल्यूशन निकालना आना चाहिए। मतलब ये कि जो प्रॉब्लम आपके पास आई है, आप उसको एक सिंपल गूगल सर्च से ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये इसके अंदर यही चीज़ से बेटर रहेगी। आपको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी, बहुत चीज़ें देखनी पड़ेंगी। उन सब चीज़ों के बाद आप उसको डिसाइड करते हो कि ये प्रॉब्लम है, उसका ये सोल्यूशन मुझे इस टेक्निक के साथ बेहतर मिल रहा है। तो अगर आपका इस पूरे प्रेजेंटेशन में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह का, तो आप अभी पूछ सकते हैं। जी, if you have any question now. सो हमने इसमें लोकलाइजेशन जो है GNN की जो टेक्निक के थ्रू हमने ये लास्ट केस स्टडी पढ़ी है, इसके अंदर हमने हमने लोकलाइजेशन को एड्रेस किया है या ग्लोबलाइजेशन को? इसमें हमने लोकलाइजेशन को एड्रेस किया। हमने एक टेस्ट इंस्टेंस को लेके, ये जो सारा काम हमने किया है वो एक टेस्ट इंस्टेंस के ऊपर किया है, सिर्फ एक टेस्ट ग्राफ के ऊपर। ये जो बैक ट्रैकिंग हो रही है वो एक सिंगल फाइल की हो रही है, तो ये सारा कुछ जो है वो सिर्फ एक इंस्टेंस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो ये लोकलाइजेशन है। ओके, थैंक यू।